हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन रुद्रा एजुकेशन। स्वागत है आप सभी का। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन और 14th मई के करंट अफेयर्स को भी हम लोग आज ही करने वाले हैं। डेली लाइव क्लास हम लोग 11 बजे लेते हैं। डेली लाइव क्लासेस देखिए। हिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक से यदि देखना है आपको तो क्लास 6 से आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको वीडियोस लगातार अपलोड हो रहे हैं। अन्य फैकल्टीज़ भी यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स में जितने भी मल्टीफोल्ड डायमेंशन है, जितने भी पॉसिबल डायमेंशन है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी को हम लोग कवर कर रहे हैं यहाँ। मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख रहे हैं सो दैट कि आपका सिलेबस कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर कवर होता जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। डेली बेसिस पर ये क्लास यहाँ पर आपको मिलेंगी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि डेली आपको करंट अफेयर्स तो मिलेंगे ही और इस चैनल पर आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि कंप्लीटली आपको यहाँ पर क्लासेस मिलती चली जाएंगी रेगुलर बेसिस पर। और यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, दैट इज रुद्र सर ऑफिशियल। इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको पीडीएफ जो भी मैं वीडियोस पढ़ाता हूँ उसकी पीडीएफ्स मिल जाया करेगी और साथ ही साथ आने वाले समय में आपको ज्योग्राफी के फैकल्टीज़, इकोनॉमिक्स के भी क्लासेस, सभी क्लासेस यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर आपको मिलने वाली है। शिक्षा की चाहत जो है, जो कि वेस्ट बंगाल से हमारे सर हैं, वो भी आपको रेगुलर बेसिस पर क्लासेस उनकी मिल रही है। तो आप यहाँ पर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट कंप्लीटली स्टडी कर सकते हैं, राइट। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी। चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। आपकी कोई भी बात है आप मुझे चैट में कमेंट में भी बता सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग 14th मई के करंट अफेयर्स पे आ चुके हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि हिंदी में भी कंटेंट होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। आज मॉर्निंग में मैंने कुछ इंग्लिश के कंटेंट की बात की है, आज कुछ हिंदी के कंटेंट के साथ में हम लोग पढ़ेंगे। और हिंदी के जो कंटेंट हैं ये फिनिश हो जाने के बाद में आपको कुछ मैं इंग्लिश में भी कुछ आर्टिकल्स हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी इंग्लिश भी इम्प्रोवाइज्ड हो हमेशा। सो अंजलि राठौड़ बेटा स्वागत है, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू यू। तो हम लोग बेटा अब शुरुआत करने जा रहे हैं 11th मई के करंट अफेयर्स की। आप रेगुलर बेसिस पर इस यूट्यूब चैनल पर देखिए कौन कौन सी क्लासेज आपको मिल रही हैं, राइट, यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं गोपाल कृष्ण गोखले। आप जानते हैं गांधी जी के ये राजनीतिक गुरु हैं, द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस पॉलिटिकल टीचर ऑफ गांधी जी। गोपाल कृष्ण गोखले की जो जयंती है वो 9 मई को मनाई जाती है, 9 मई को। और प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। देशवासियों को यह संदेश दिया कि उनका समर्पित भाव हमेशा से देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं। महात्मा गांधी के ये राजनीतिक गुरु थे। ये एक सोसाइटल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे और इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से जुड़ने का प्रस्ताव, तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले से प्रभावित होते हुए बाल गंगाधर तिलक और प्रोफेसर गोपाल गणेश आगरकर ने उन्हें मुंबई के डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से जुड़ने का प्रस्ताव दिया था। तो आपको ये एक प्रीलिम्स के पॉइंट के तौर पे याद रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और विशेषकर जब आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं यहां पर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में निमंत्रण किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक और प्रोफेसर गोपाल गणेश आगरकर ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में जुड़ने के लिए। तो फाइनली उन्होंने निमंत्रण को स्वीकार किया और इस संस्थान में 20 वर्षों तक शिक्षक के रूप में कार्य किया और लोगों को शिक्षित करते रहे। बाल गंगाधर तिलक के बाद क्या हुआ कि गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, जिनकी जयंती 9 मई को है, बाल गंगाधर तिलक ने ही निमंत्रण दिया था लेकिन वैचारिक मतभेद हो गए। आपको पता होगा लाल, बाल और पाल, है ना, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पॉल, ये गर्म दल के नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले एक सॉफ्ट
नेता थे, इसीलिए तो गांधी जी भी उनसे प्रभावित थे और इसीलिए गांधी जी की पॉलिसी भी कुछ इसी तरह की थी। यस और नो? तो एक दल तो था भाई रानाडे और गोखले का, और दूसरे दल में बाल गंगाधर तिलक और उनके सहयोगी शामिल थे, और ये गर्म दल है। गोपाल कृष्ण गोखले ने पूना सार्वजनिक सभा का त्याग करते हुए एमजी राणाडे के निर्देशन में दक्कन सभा की स्थापना कर दी। गोपाल कृष्ण गोखले दक्कन सभा की ओर से हुए इंग्लैंड के बेलबी आयोग के समक्ष भी प्रस्तुत हुए थे। दक्कन सभा की ओर से वो एक आयोग के समक्ष भी प्रस्तुत किए गए थे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें एग्जाम ओरिएंटेड याद रखने हैं, क्योंकि अभी हाल ही में उनकी जयंती, ठीक है, मनाई गई है। तो बंगाल विभाजन जब हुआ, आपको याद हो रहा होगा, बंगाल विभाजन 1905, आप में से कौन मुझे बताएगा उस समय पर भारत के गवर्नर जनरल कौन थे जब, है ना, बहुत ही अच्छा नाम है उनका, कॉमन नेम है। बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन थे, ये प्रश्न आपके लिए है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पॉल और अरविंद घोष। फिर बाद में औरविंदो विले, आपको याद आ रहा होगा पांडिचेरी में, ये तो एक फिलोसोफर हो गए, दार्शनिक हो गए। आज भी औरोविले, अरविंद, वो आप बहुत सारे लोग वहां पे प्रभावित होकर आज भी उस स्थान पे जाते हैं और फिलोसॉफिकल बातें भी होती है वहां पे। गरम दल के नेताओं का आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया, लाल बाल पाल और अरविंद घोष ने। और नरम दल की अगुवाई किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। ब्रिटिश सरकार जो है, गोपाल कृष्ण गोखले का ये जो सॉफ्ट नेचर है, इतना शानदार नेचर था, इनके कार्यों से प्रभावित होकर उन्हें लॉर्ड एजलिंगटन की अध्यक्षता में गठित पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में भी उन्हें मनोनीत किया। अध्यक्षता में गठित की गई एक सदस्य के रूप में उन्हें मनोनीत किया गया, राइट। गोपाल कृष्ण गोखले ने, गांधी जी वहीं पर थे, तो दक्षिणी अफ्रीका का दौरा भी किया। गांधी जी के भारतीय परिस्थितियों में सुधार हेतु किए जाने वाले आंदोलन का उन्होंने समर्थन भी किया। गांधी जी लंबे समय तक लगे रहे, और आपको फाइनली याद आ रहा होगा 9 जनवरी 1915 को भारत में आए। और इसी दिवस, इस 9 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं? कैन यू टेल मी? आपको बताना है। 9 जनवरी वी सेलिब्रेट एज, ओके अंजलि बेटा, बिल्कुल बुला लीजिए आप। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, है ना। यदि कोई बच्चा, स्टूडेंट मिस कर देता है, यदि आप में से कोई भी क्लास मिस हो जाती है, आप जरूर रिकॉर्डेड क्लास देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होती है ये। क्योंकि आपको जैसे स्पेक्ट्रम बुक है, मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा, स्पेक्ट्रम बुक यदि नहीं है तो आप जरूर पढ़िए। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये सभी बातें वहां पर जरूर मिलेंगी आपको, है ना, ठीक है। और बिल्कुल आप लोग सभी जो हैं, आप लोगों की मदद से ही जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्टूडेंट आ पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि डेडिकेटेड ज्योग्राफी के लेक्चर्स भी आपको मिलना शुरू हो जाएं, राइट। तो ब्रिटिश सरकार गोपाल कृष्ण गोखले के कार्यों से प्रभावित होकर उन्हें, है ना, इस जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका सदस्य भी बनाया। और देखिए लगातार उनका स्वास्थ्य खराब होता चला गया। 1915 में उनकी मृत्यु भी हो गई, राइट, गोपाल कृष्ण गोखले की। तो जीवन का अंतिम समय उन्होंने पूना में व्यतीत किया, और उन्होंने अपना आखिरी राजनीतिक वाक्य दिया, जिसे गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा भी कहते हैं, है ना। तो वसीयतनामा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का जो सार था वहां पर बताया, और यही जो गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा है, यही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का आधार, बेसिस ऑफ द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, है ना, मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसका जो आधार बना वो यही है। तो जल्दी से बता दीजिए किस वर्ष में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, है ना। और आपको बताना है 1919, 1909। चलिए चुनाव का ऑप्शन भी दे देता हूं, मार्ले मिंटो सुधार और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो राजनीतिक वसीयतनामा, ठीक है। अब आपके सभी के एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बहुत फेमस है,
ये बात आपको क्लियर मैंने बताई दी। 19 फरवरी 1915 को उनकी मृत्यु हो गई थी, जिस वर्ष गांधी जी भारत आए। तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष बने और इसी वर्ष उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी कर दी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी इसी वर्ष हुई। ठीक है, इज इट क्लियर? ये बहुत ज्यादा सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का उद्देश्य क्या था कि गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करना चाहते थे। उस समय मुश्किल से कुछ 7 से 10% लोग ही एजुकेटेड थे, जो आज की तारीख में 2011 की जनगणना के अनुसार दैट इज 74%, जो आज 74% है। उस समय 7 से 10% लोग भी एजुकेटेड नहीं थे। और इसीलिए वो चाहते थे कि देश के लिए समर्पित भाव हो और लोगों को शिक्षित किया जाए। इज इट क्लियर? तो ये पूरा आपको गोपाल कृष्ण गोखले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्लियर हो गया होगा, यस और नो? राधे राधे सर, आप कहाँ चले गए थे? मैं यही हूं। राधे राधे, नमस्कार, मैं यही हूं बेटा। अनअकैडमी पर आजकल क्लासेस मैं नहीं लेता हूं और मैं पूरी तरह से क्लासेस जो लेता हूं आजकल मेरे ही चैनल पर लेता हूं। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, बहुत सारी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, राइट? तो अगली जयंती की जो है, तो गोपाल कृष्ण गोखले जयंती कब मनाते हैं? 9 मई को। और बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती हम कब मनाते हैं? 7 मई को। गुरुदेव इन्हें कहा जाता था। भारत के प्रधानमंत्री ने गुरुदेव टैगोर को नमन किया और यहीं से आपको पता होना चाहिए कि वो विश्वविख्यात बंगला कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय इंडियन कल्चर को पूरे विश्व में, पश्चिमी देशों में भारत की जो एक इमेज है उसको पूरे देशों में भेजा। देखिए, हम यदि फ्रीडम के लिए, नेशनल फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, वो बात एक अलग है, लेकिन हमारी पुस्तकें, हमारी किताबें और उनका जो लेवल है, उसी से एक्चुअल में संस्कृति बयां होती है और हमारे देश की इमेज पूरे विश्व में जाती है। और इसी को परिचय करवाया गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में। फर्स्ट ऐसे नॉन यूरोपियन थे, फर्स्ट एशियन थे, फर्स्ट इंडियन, है ना, जिन्हें नोबेल पुरस्कार अपनी लिटरेचर में मिला। इन्होंने एकमात्र ऐसे कवि हैं जनगण मन और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बंगला, है ना, अमार सोनार बंगला। नाइस, थैंक यू, स्वागत है आप सभी का। सर आप पॉलिटी कब करवा दीजिए? बिल्कुल, पॉलिटी के सेक्शन को भी हम लोग जल्दी लाएंगे। पॉलिटी के लिए डेडिकेटेड फैकल्टीज भी हैं, वो भी आएंगे। आज हमको केपी सर ने बताया था। अच्छा, तो यस, मैं कोशिश करूंगा यार कि कभी मैं भी उनके चैनल पर क्लास लूँ। एक अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और कभी जो है सर भी अपने चैनल पर, मतलब मेरे चैनल पर क्लास लें, और इस तरह से क्या होगा कि आपको सभी कंटेंट्स सभी जगह पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो वाकई में केपी सर की जो जियोग्राफी क्लासेस बहुत अच्छी चल रही हैं। सभी लोग आप लोग ये भी देखिए, हिस्ट्री के जो हमारे फैकल्टी हैं, संतोष सर बंगाल से हैं, वेस्ट बंगाल से, तो उनकी क्लासेस आप देखिए, फर्स्ट क्लास डाली गई है। आने वाले समय में होगा कि 10 से 12, 15, 20 फैकल्टीज, जैसा जैसा सब कुछ अच्छा रहा तो सभी फैकल्टीज की क्लासेस चैनल पर आएंगी और आपको एक कंप्लीट इंटरेक्टिव सेशन मिलेगा। और हम लोग डिवाइड कर देंगे यूपीएससी डेडिकेटेड क्लासेस, एसएससी डेडिकेटेड क्लासेस, है ना। चलिए, तो अमार सोनार बंगला और जनगण मन 2 रचनाएं राष्ट्रगान बने, है ना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगला साहित्य और संगीत को एक नई दिशा देते हुए बंगाली साहित्य और क्लासिकल संस्कृति के प्रभाव से मुक्त किया, एक नई दिशा दी उन्होंने। व्यापक दृष्टिकोण तक सबसे खास बात ये कट्टरपंथी नहीं थे, अतिवादी नहीं थे, एक्सट्रीमिस्टिक नहीं थे, और ये हमेशा ह्यूमनिस्ट, मतलब ह्यूमन नेचर के थे, है ना, मानवतावादी। तो ह्यूमैनिटी पर उन्होंने हमेशा जोर दिया और ये कहा गया कि हम राष्ट्रभक्ति से ज्यादा मानवतावादी होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था श्री गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का। राष्ट्रभक्ति से ज्यादा बड़ा एज ए मानव, एक ह्यूमन होने के नाते ह्यूमैनिटी इज इंपॉर्टेंट फिगर रादर देन नेशनलिज्म।
है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इनका। तो रविन्द्रनाथ टैगोर 7 मई 1861 को वर्तमान कोलकाता के जोड़सा ठाकुरबाड़ी में इनका जन्म हुआ और ब्रह्म समाज के ये अग्रणी नेता थे इनके पिता। और इनके जो भाई थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, सबको पता होगा, इंडियन सिविल सर्विसेज में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इंडियन सिविल सर्विसेज में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति। 1901 में वर्ल्ड फेमस जो है शांति निकेतन में गए और वहाँ के एक आश्रम की स्थापना भी की उन्होंने। उनका स्वास्थ्य आते आते कमज़ोर हो गया 1940 में और 1941 में उनकी मृत्यु हो गई। और उन्होंने बहुत सारी कथाएं, कहानियाँ, कविताएं लिखी हैं। 1915 में उन्हें नाइटहुड का पुरस्कार उपाधि दी गई। नोबेल पुरस्कार 1913 में आया, उनको मिला, है ना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की ये जो कुछ कृतियां हैं, कभी कभी आपके जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है कि काबुली वाला, नौकादुबी, गोरा, चतुरंगा, घारे बायर, जोग जोग, गीतांजलि जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, गीताली, गीति माल्य, कहानियों, कथा ओ कहानी, शिशु, भोलानाथ, कणिका, क्षणिका, खेया, ये सभी आपको कुछ कृतियां, जिसमें गीतांजलि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें छोटी की मात्रा आएगी वैसे, गीतांजलि है ना, गीतांजलि नहीं, सही है, एकदम सही, गीतांजलि, ठीक है, ओके, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने। आईएएस फर्स्ट, यस, फर्स्ट आईएएस सत्येंद्र नाथ टैगोर, यस, ये इनके रियल ब्रदर हैं। और इनके पिता, जो कि मैंने आपको बता दिया है, ही बिलोंग्स टू व्हाट, ब्रह्म समाज, है ना। पिता रविंद्रनाथ टैगोर ये ब्रह्म समाज के अग्रणीय नेता थे, राइट। चलो, सबसे खास बात आपको गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो फिलोसॉफिकल बात है दार्शनिक के तौर पे, तो ये उत्कृष्ट मानवतावादी थे, ह्यूमनिज्म पर विश्वास रखते थे। और भारत के अंदर जो पुनर्जागरण है, रेनेसा, है ना, तो आपको एक तो पहले तो सबसे पहले ये बताना है कि 1828 में जो भारत में पुनर्जागरण हुआ था उसके जनक कौन थे, कौन बताएगा, जल्दी से बताइए। हु वाज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी पुनर्जागरण और तात्कालिक यूरोपीय परिस्थितियों के का व्यापक प्रभाव पड़ा भारत में तेजी से। अनिल यादव जी भी लाइव हैं, बिल्कुल, नमस्कार, स्वागत है भाई, आप भी लाइव हैं, बहुत बढ़िया। अनिल यादव जी आप सर हैं क्या? मतलब आपकी फोटो पहचान में नहीं आ रही है गुरुजी। जो हमारे अनिल यादव सर हैं, यदि आप अनिल यादव सर ही हैं तो बहुत ही शानदार पॉलिटी पढ़ाते हैं और हम लोग ऑफलाइन साथ में पढ़ाया करते थे, है ना। आपको हिंदी इंग्लिश बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय, बिल्कुल। मी रियल इंदिरा, वेरी गुड, स्वागत है आपका। राजा राम मोहन राय उस समय भारत के भारतीय पुनर्जागरण के फादर रेनेसा कहलाए। और आप में से कोई ये बता पाएगा मुझे कि जो विश्व में पुनर्जागरण रेनेसा हुआ था विश्व में, हेलो, स्वागत है भाई अर्पित चाक, स्वागत है सभी का, पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और लगातार आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लेक्चर्स यहाँ बहुत ही डेडिकेटेड फैकल्टीज देते रहेंगे, राइट। तो देखिए, तात्कालिक यूरोपीय परिस्थितियों का व्यापक प्रभाव पड़ा और राष्ट्रवाद से ऊपर उन्होंने बोला मानवतावाद होना चाहिए, ह्यूमनिज्म ज्यादा ऊपर होना चाहिए नेशनलिज्म से। विश्व बंधुत्व, है ना, मतलब वसुधैव कुटुंबकम के ऊपर उन्होंने बहुत जोर दिया। राष्ट्रवाद की बजाय अंतरराष्ट्रवाद पर पुनर्जोर की वकालत की। एक मानवतावादी थे और इन्होंने हमेशा ये बोला कि देशभक्ति जो है, मानवतावाद को हमेशा देशभक्ति और राष्ट्रवाद से ऊपर रखा जाए। और देखिए, ये कभी भी नेशनल फ्रीडम के किसी भी स्टेज पर नहीं दिखाई दिया आपको। ये अपनी कहानी के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से मानवतावादी बातें किया करते थे। तो एक बार इन्होंने 1911 में कांग्रेस के अधिवेशन में भी उन्होंने भाग लिया था। अमार सोनार बंगला गीत बंगाली एकता को आगे बढ़ाने और स्वदेशी आंदोलन के पक्ष का भाग लेते हुए रक्षाबंधन दिवस बनाने का भी सुझाव इन्होंने दिया था। और जो नाइटहुड की इन्हें उपाधि मिली थी और सर की जो उपाधि मिली थी, अंग्रेजी सरकार को इन्होंने लौटा दिया था। जिस प्रकार की बर्बर, क्रूरतापूर्ण और ब्रुटल जो हत्याएं हुई जलियांवाला बाग कांड में,
तो नाइटहुड और सर की उपाधि इन्होंने लौटा दी थी। इज इट क्लियर? गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग। तो हमारे साथ अनिल सर हैं, इज वेरी सीनियर फैकल्टी, हम लोगों ने ऑफलाइन साथ में पढ़ा है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां से आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी और आपको इनके एक कथन में एक बहुत बड़ी बात मिलेगी, बहुत बहुत बड़ी बात मिलेगी। देखिए, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति हमारी आध्यात्मिक शरण स्थली नहीं हो सकती है। किसी देश के लिए देश प्रेम इतना ज्यादा ना हो कि हम दूसरे लोगों को मार रहे हो। उन्होंने बोला मेरी शरण स्थली मानवता है, मैं हीरे के बदले कांच को नहीं खरीदूंगा। और हीरा यहां पर क्या है? मानवतावाद का जो फिलॉसफी है वो हीरा है, और कांच क्या है? राष्ट्रवाद। मैं जब तक जिंदा हूं तब तक मानवता के ऊपर राष्ट्रभक्ति को हावी नहीं होने दूंगा। ये कथन थे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के, आई थिंक, है ना। बिल्कुल अनिल सर को कोशिश करेंगे बिल्कुल कि अनिल सर भी साथ में जुड़े। सो देखिए केपी सिंह सर भी आ गए हैं, तो मैं तो ऑनलाइन ही सर से रिक्वेस्ट कर देता हूं कि गुरुजी ऐसा हो जाए तो कहाँ दिक्कत है कि हम लोग क्रॉस प्लेटफॉर्म जाकर क्लासेस लें। हाँ, वैसे तो हमारी बात बहुत अच्छी हुई है, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म से ये होगा कि ओवरऑल आप हमारे बच्चों का बहुत बहुत फ़ायदा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे और वो शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, और इससे क्या होगा, हमारे कंटेंट्स बहुत बहुत आगे चले जाएंगे। तो सर भी आ गए, बिल्कुल गुरुजी को प्रणाम मेरा। केपी सिंह सर के साथ बहुत बहुत मज़ा आता था, हम लोग सामूहिक रूप से ऑनलाइन क्लासेस लिया करते थे। सो इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। सर के बाद, जस्ट सर के बाद मेरी क्लास आती थी, बहुत मज़ा आता था उस समय, है ना। सो चलिए, केपी सिंह सर, स्वागत है सर आपका। सो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे केपी सिंह सर आ जाते हैं वैसे ही मैं भी सर के चैनल पर आ जाता हूँ कभी कभार, है ना, पढ़ने के लिए। आज मैं देख रहा था कि सर जियोग्राफी के सेक्शन को कवर कर रहे थे, है ना। तो उच्च और उच्च मध्यम आय वाले देशों के 83% टीके, तो देखिए ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए यहां पर आपको डिजिटल डिवाइड देखने को मिलेगा, डिजिटल डिवाइड। और डिजिटल डिवाइड क्या होता है? देखिए दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो विश्व के डेवलप्ड देश हैं और जो विश्व के अंडर डेवलप्ड देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनमें दो असमानताएं क्या हैं कि जो विकसित राष्ट्र हैं उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास वैक्सीन की संभावना, इसीलिए उच्च और उच्च मध्यम आय के लोगों को 83% लोगों को टीके मिल गए, ये WHO ने बोला है। जबकि जो निम्न और मध्यम आय के जो देश हैं केवल 17% टीके प्राप्त हुए। इसी प्रकार से देखिए देश में भी आप देखिए, देश के अंदर आरोग्य सेतु ऐप है ना, आरोग्य सेतु ऐप है, कोविन प्लेटफॉर्म है जहां से हम लोग ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर्ड कर रहे हैं वैक्सीन के लिए। तो क्या कोई गरीब व्यक्ति के पास इतना अपडेट है? क्या उससे पता है किस प्रकार से वो वैक्सीन के लिए रजिस्टर्ड होगा? तो अपने आप में देखिए एक डिजिटल डिवाइड, हमारे जो देश है जो कि एक मध्यम आय वाला देश है उसमें पहले एक डिजिटल डिवाइड है, तो गरीबों को तो और भी बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो सोचिए कि आने वाला समय में, और आप लोगों ने इस जो रिच एंड पुअर डिवाइड है, मतलब अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, रिच एंड पुअर डिवाइड, रिच एंड पुअर जो डिवाइड है दैट कैन ओनली बी फिल और बाय सम टेकिंग द करेक्टिव मेजर्स, कुछ विशेष मेजर्स लेने होंगे, और उसमें रिच एंड पुअर डिवाइड को बताने के लिए जो एक कोफिशिएंट है उसे हम बोलते हैं गिनी कोफिशिएंट। आप सभी ने सुना होगा, आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना है गिनी कोफिशिएंट? प्लीज कंफर्म। तो गिनी कोफिशिएंट आपको पता होना चाहिए। भारत के अंदर मैंने डिजिटल डिवाइड के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह बात रखी 83% उच्च और उच्च मध्यम आय के लोगों को, 17% टीके उन्हें मिले हैं जो निम्न और मध्यम आय के, है ना। और देखिए जो निम्न और मध्यम आय के देश हैं उनमें 47% जनसंख्या है पूरे विश्व की, तो सोचने वाली बात है पूरी, है ना। चलिए, और वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज्यादा कंसर्न
बिल्कुल बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल आप लोगों का साथ रहा, सभी लोग एक साथ आएंगे प्लेटफॉर्म पर और सभी कंटेंट्स आपको उपलब्ध होंगे, बिल्कुल होंगे दोस्तों, है ना। चलिए, तो बिल्कुल कोशिश हो रही है, देखिए ना सिर्फ क्लासेस ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। तो कोविड वेरिएंट B167 दोहरे उत्परिवर्ती कोरोना वायरस संस्करण को वैश्विक स्तर पर वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। भाई वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, भारत का वेरिएंट बहुत खतरनाक है। वैसे ब्राजील का अपना संस्करण था, एक समय यूके वेरिएंट बहुत खतरनाक माना जा रहा था। तो इस प्रकार से सभी देशों में जो फ्लाइट है भारत की ओर से, भारत से जो लोग जा रहे हैं वो अभी कुछ हद तक बैन हो गया है, क्योंकि WHO ने डिक्लेयर कर दिया तेजी से अपनी प्रतिकृतियां, है ना। सो कोविड-19 गिनी कोफिशिएंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा आता है। सो प्लीज कवर गिनी कोफिशिएंट, कभी मैं आपको डेडिकेटेड क्लास में पढ़ा दूंगा गिनी कोफिशिएंट, राइट। तो अब बात आ रही है कोविड-19 के उत्परिवर्तन में। उत्परिवर्तन क्या होता है? लगातार जो इसका रूप परिवर्तित हो रहा है प्रतिकृतियां बनाने में, तो ये नए नए प्रकार के वेरिएंट्स बनते जा रहे हैं। आपको याद आ रहा होगा कि गोवा ने आइवरमेक्टिन को यूज करना प्रारंभ कर दिया था, गोवा सरकार ने, और कुछ अमेरिकन साइंटिस्ट ने भी बोला यस आइवरमेक्टिन अच्छी है, लेकिन आइवरमेक्टिन जो फाइलेरिया है, जो हाथी पांव रोग है, उसके लिए तो अच्छी है, लेकिन कुछ हद तक ये मदद करती भी है। लेकिन WHO ने अभी क्लिनिकल ट्रायल के लिए तो यस बोला है, लेकिन सीधे तौर पे यूज करने से मना किया है। तो इन्होंने ये चेतावनी दी है। आइवरमेक्टिन एक दवा है ना, ठीक है। फाइलेरिया या फिर फाइलेरिया, मैं लिख देता हूं आपके लिए एक बार, फाइलेरिया जिसे बोलते हैं हाथी पांव रोग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाथी पांव रोग। तो गोवा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को आइवरमेक्टिन की सिफारिश की। और ऐसा क्यों? हमने प्रीवियस लेक्चर में, आज जो मॉर्निंग में लेक्चर लिया है दोस्तों 11 AM पर, वहां मैंने कंप्लीट बात बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, पॉजिटिविटी रेट। क्या आपने देख लिया वो वीडियो? पॉजिटिविटी रेट, इसी के आधार पर किस राज्य में, किस जिले में कितना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होगा, यही आधार है। इसका फॉर्मूला मैं आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। तो गोवा सरकार, गोवा की जब बात करें, वहां पर मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी कि गोवा में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है दोस्तों, है ना। गोवा में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है, ठीक है। और गोवा में आइवरमेक्टिन की सिफारिश की है, लेकिन WHO कह रहा है कि भैया आप आइवरमेक्टिन का यूज नहीं करेंगे, खिलाफ उन्होंने सिफारिश कर दी है। तो आइवरमेक्टिन के खिलाफ चेतावनी दी गई है और क्लिनिकल ट्रायल के लिए अलाउ किया गया है। भारत सरकार ने आइवरमेक्टिन की सिफारिश तब की थी जब यूनाइटेड स्टेट फूड्स एंड ड्रग एसोसिएशन, ये दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल बेटा अंजलि, आप डायरेक्टली मुझसे ही कह दीजिए, वो एक ही बात है, समझ में आ गया मुझे। बिल्कुल जो टॉपिक हैं GS पेपर में कहाँ मदद करेंगे, बिल्कुल आने वाले समय में, आने वाली सभी लेक्चर्स में लिख दूंगा कि GS पेपर किस से रिलेट है, 1 2 3 4 कहाँ पर मदद करेगा, है ना। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो पूरा टॉपिक है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, मतलब GS पेपर 3rd से रिलेटेड है, ठीक है। GS पेपर 3rd से रिलेटेड, राइट। चलिए, अब बात आ रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन की। अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात आ गई है, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात है, मतलब GS पेपर 3rd की बात है, GS पेपर 3rd की बात है, राइट। और ओसिरिस रेक्स किसने भेजा है? नासा। किसके पीछे भेजा है? बेन्यू नाम का जो शूद्र ग्रह है, एस्ट्रॉइड। कौन होते हैं एस्ट्रॉइड? मंगल और बृहस्पति के बीच में जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है वहां पर। और ये जो शूद्र ग्रह है, ऐसी संभावना है कि 1/2700 ऐसी संभावना है कि शायद कभी ये पृथ्वी से टकरा जाए 2022 के अंदर।
इसीलिए हम बेनू के पीछे डेडिकेटेड एक है ना, हमने स्पेस यान भेजा है जिसका नाम है ओसिरिस रेक्स मिशन। इज इट क्लियर? उसी का नाम है ओसिरिस रेक्स मिशन। और एक और बात बता दूं मैं आपको कि अमेरिका ने यदि एक तो कोशिश ये कर रहा है कि कल को पृथ्वी की तरफ यदि ये आएगा, बहुत बड़ा विस्फोट हो जाए, जिस प्रकार डायनासोर्स मरे थे। आपको याद है या नहीं है कि आज से लाखों साल पहले जो डायनासोर्स हैं पृथ्वी पर रहा करते थे, तो एक बहुत बड़ा उल्का पिंड जो मैक्सिको देश है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, उसके चिकजुलूब नाम की जगह पर युकाटन पेनिनसुला में एक बहुत बड़ा क्या गिर गया था, उल्का पिंड गिर गया। और उसके बाद इतनी अग्नि पैदा हुई कि धूल का गुबार हो गया और सभी डायनासोर्स मारे गए ड्यू टू हीट एंड ड्यू टू नॉट टेकिंग द ऑक्सीजन प्रॉपरली, क्योंकि इतना धूल का गुबार उत्पन्न हो गया था। इज इट क्लियर? बेनू भी एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड है और ये उल्का पिंड की तरह से पूरी तरह से हमारे जो आकाश के वायुमंडल है वहां पर नहीं जल पाएगा, और इसीलिए आवश्यकता है कि हम इस प्रकार के जितने भी मीटियर्स बन सकते हैं, क्षुद्र ग्रह या कोई भी बाहर का एक्स्ट्रा अर्थ टेरेस्ट्रियल बॉडी है, तो वो उन सभी को रोकने का काम करे। और इसीलिए नमूनों की जांच की जा रही है क्षुद्र ग्रह के चारों ओर, ये ओसिरिस रेक्स मिशन। ठीक है, तो 5 साल हो गए हैं इसका पीछा करते हुए। 2020 में ओसिरिस रेक्स ने क्या किया, देखिए 60 किलोग्राम रेगोलिथ, इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, जैसे रेगोलिथ क्या होता है, किसी भी धरातल का, मान लीजिए मंगल है, बेन्यू है, इसके धरातल की मिट्टी लेकर आना। जैसे आपने सुना होगा हायाबूसा मिशन, किसका है? हायाबूसा 1, हायाबूसा 2, ये मिशन जापान का है। और हायाबूसा जो सेकंड है, ये रियुगु नाम के क्षुद्र ग्रह से इंपॉर्टेंट पार्टिकल को लेकर आया। ठीक है, तो ओसिरिस रेक्स ने 60 किलोग्राम रेजोलिथ, ताकि किस लेवल का वो लैंड है, रॉक है, पृथ्वी से टकराएगा तो कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, इन सभी पर रिसर्च करने के लिए ओसिरिस रेक्स मिशन भेजा गया। ठीक है, अब देखिए बेनू ही क्यों, क्योंकि ऐसा खतरनाक क्षुद्र ग्रह 22वीं सदी के अंदर ही, नॉट 2022 तक, इस सदी के अंदर 1/2700 संभावना है कि ये पृथ्वी से टकरा सकता है। और न सिर्फ पृथ्वी से, मंगल के गुरुत्वीय क्षेत्र में भी यदि आ गया तो ये मंगल से भी टकरा सकता है। राइट, तो इस प्रकार का जापान का हायाबूसा मिशन है। इसी प्रकार से क्षुद्र ग्रह पर भेजा गया रोसेटा मिशन, ये सबसे पहला मिशन था किसी क्षुद्र ग्रह पर भेजा गया। रोसेटा को 2004 में चुरियोमोव गेरासियोमेको इस जगह पर रोसेटा मिशन, ये पहला मिशन है। और रियुगु जो है क्षुद्र ग्रह, उससे अभी हाल ही में 2020 में ये मटेरियल को लेकर आ चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग रिसर्च करते जाते हैं, लगातार रिसर्च कर रहे हैं इस एरिया में। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसा क्या कारण है कि एस्ट्रॉइड के जो रेगोलिथ है, ऊपर का मटेरियल पर रिसर्च करने की ऐसी क्या आवश्यकता है? देखिए, मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी का जो केंद्र है उसमें किस प्रकार का मटेरियल है हमें बिल्कुल नहीं पता, हम प्रेडिक्शन करते हैं। ध्यान से सुनिए, वी हैड जस्ट प्रेडिक्टेड कि मेंटल, कोर और क्रस्ट जैसी चीजें हैं, अंदर क्या है क्या नहीं है। हम 14 से 15 किलोमीटर से ज्यादा गहराई तक आज तक पृथ्वी के अंदर नहीं गए। लेकिन ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, इनके ऊपर का जो भाग है, जैसा वो है वैसा ही कहीं हमारे पृथ्वी के केंद्र में भी होगा। तो हम पृथ्वी की आंतरिक जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको पता करने के लिए क्या करते हैं, क्षुद्र ग्रह से, क्योंकि अंदर जाने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा है, बजाय इसके हम एक मिशन तैयार करते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट पर किसी क्षुद्र ग्रह पर उतरता है, मटेरियल रेगोलिथ को लेकर आता है और वापस पृथ्वी पर आकर हम रिसर्च कर सकते हैं कि किस प्रकार का आंतरिक स्ट्रक्चर हो सकता है हमारी पृथ्वी का। आई थिंक आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी, है ना? यस और नो, टेक्निकल कॉन्सेप्ट है लेकिन क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, चीन की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन भारत की तुलना में बहुत कम है, और चीन की आबादी 0.53% की दर से बढ़ रही है, बहुत कम है। भारत की
किस दर से बढ़ रही है? 2.1% से बढ़ रही, बहुत ज़्यादा है। और चीन को 2025 तक हम लोग पछाड़ चुके होंगे जनसंख्या के मामले में। तो यहां पर देखिए चीन की सालाना आबादी धीमी हो गई है। वहां पर एक समय पर 1970 के दशक में, 80 के दशक में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी, इसीलिए वो लोग बूढ़े हो चुके हैं और इसीलिए आबादी बूढ़ी होती जा रही है। और इसीलिए जो जनसांख्यिकी लाभ है, मतलब ये हुआ 15 से लेकर और 64 वर्ष, बड़े ध्यान से सुनना, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है? व्हाट इज दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड? तो 15 से 64 वर्ष की आयु के जो लोग हैं, जो कामकाजी लोग हैं, उनकी संख्या अब लगातार घटती जा रही है और भारत में ये बढ़ती जा रही है। तो औसत आयु की बात करें चाइना की, तो ये 37 वर्ष और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा ये, जबकि भारत की औसत आयु में ज्यादातर लोग 29 वर्ष है औसत आयु। मतलब ये हुआ भारत की यंग आबादी है और इसीलिए उम्मीद जताई जाती है कि भारत आने वाले समय में बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाला है, क्योंकि यहां पर डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत बड़ी संख्या में। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। तो देखिए 2020 में और भी कम हो गई। उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी, आपको याद आ रहा होगा सभी ने, वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना ने अब वो हटा दी है। तो पहली जनगणना 1953 में स्थापित की गई थी, बहुत तेजी से 1982 में बढ़ी और धीरे धीरे अब जनसंख्या कम होती जा रही है। 2016 में देखिए चीन ने देखा यार सभी लोग बूढ़े हो जाएंगे तो वन चाइल्ड पॉलिसी को रिमूव करना होगा। और वन चाइल्ड पॉलिसी की पॉलिसी कब लाई गई थी? 1979 में, जब देखा गया जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इज इट क्लियर और नॉट? सारी बातें क्लियर है। तो भारत को भी इस तरह का एक अभियान छेड़ना चाहिए। तो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग 27, देखिए 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। चलिए, तो यहां पर ये सारी बातें क्लियर हैं आपको। कुछ भारत के संदर्भ में देख लेते हैं। 2025 तक हम लोग चाइना को पछाड़ चुके होंगे, है ना। लेकिन जनसांख्यिकी लाभ भारत को बहुत बड़ा मिलने वाला है, क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन, देखिए जनसांख्यिकी जो डिविडेंड है उसको हम लोग एक और टर्म ले सकते हैं, वर्किंग एज पॉपुलेशन। वर्किंग एज पॉपुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, और ये होती है 15 वर्ष से लेकर 64 वर्ष के बीच में, है ना, जहां पर कामकाजी लोग हैं, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। देखिए सब लोग आएंगे जाएंगे, कुछ लोगों का समय मैच नहीं करता है, रिकॉर्डेड सुन लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट बेटा, डोंट वरी अबाउट इट। जस्ट इफ यू आर एंजॉइंग क्लास, जस्ट एंजॉय द क्लास। और समय लगे, आपको नहीं समय है तो आप रिकॉर्डेड देखिए। अब देखिए असम राज्य में बहुत ज्यादा बाढ़ आती है और यूनिसेफ, है ना, यूनिसेफ जो है वो अब डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, तो यहां पर लगातार ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली, ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम तैयार कर रहा है यूनिसेफ और असम। ये टर्म आपको याद रखनी है। और ऐसा क्यों? असम के अंदर जो बहुत ही ताकतवर नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी, वो अंदर एंटर करती है और ब्रह्मपुत्रा के बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है और वहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, वहाँ पर गैंडे, बड़े बड़े जनजातियाँ वगैरह, जो जितनी भी एनिमल्स हैं वो बह जाते हैं। यस और नो? तो इसकी बहुत आवश्यकता थी बाढ़ प्रबंधन की, और है ना, तो बिल्कुल पूरी तरह से डिजिटल है, तो ये बात जरूर याद रखनी है, यूनिसेफ और असम, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो नुकसान है, पशुधन को जो नुकसान है उसकी ट्रैकिंग में सुविधा मिलेगी और बहाली के दौरान वित्तीय सहायता में मदद मिल सकेगी, अलर्ट आधारित सत्यापन प्रदान होगा और तेजी से हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो काम कर पाएगा, ठीक है। तो देखिए असम में हर साल 15 मई से 15 अक्टूबर के बीच में दैनिक बाढ़, जो डेली बेसिस पर जो फ्लड आती है उसकी रिपोर्ट अनिवार्य है और इसका मुख्य कारण ब्रह्मपुत्र नदी है। नदी अपने साथ खड़ी ढलान, उच्च अवसादन, बहुत सारी मिट्टी वगैरह को, है ना, लेकर चला जाता है और मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों ही हैं। मानव ने ऐसी जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर दिया, रोड इत्यादि, कि लगातार यहां पर जो है भूस्खलन की संभावना हो रही है
तो मैनमेड रीजन एक ये भी है कि जो हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, है ना, वनों का उन्मूलन कर रहे हैं, तो गुवाहाटी का आकार एक कटोरे की तरह है जो इस क्षेत्र में जल जमाव के लिए अति संवेदनशील है। तो आपसे कभी साइंटिफिक रूप से पूछा जा सकता है गुवाहाटी में सबसे ज्यादा दिक्कत क्यों है, क्योंकि सारा पानी इस प्रकार का उसका क्षेत्र है कि सारा पानी कटोरे के रूप में जमा हो जाता है और इसीलिए ये हाइपर सेंसिटिव एरिया है। ठीक है, तो देखिए वही थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि गैप ले लेकर पढ़ाऊं आपको। तो रोहित कुमार भी आ चुके हैं भाई, रोहित कुमार स्वागत है, वेलकम एवरीवन, स्वागत है। तो मैं चाहता हूं आपको, चलो एक ही आर्टिकल और कवर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान ने सुएज कैनाल का विकल्प प्रस्तावित किया है। क्यों जरूरत है सुएज कैनाल के? सुएज कैनाल कहां पर है? मिस्र का आज की तारीख में कंट्रोल है। वैसे इंग्लैंड ने बनाया था, आज की तारीख में मिस्र का कंट्रोल है। यूरोप और अमेरिका से जितने भी कंटेनर जहाज शिप्स आते हैं सुएज कैनाल के से होते हुए, लाल सागर से होते हुए, ये सब आपने देखा होगा, रेड सी से होते हुए, अरेबियन सी से होते हुए, और फिर इंडियन ओशियन से होते हुए, और फिर जो चाइनीज बे है ना, वहां से होते हुए फाइनली जापान पहुंचते हैं। तो आपको याद आ रहा होगा एवर गिवन नाम का एक कंटेनर 4 से 5 दिन फंसा रहा, और एवर गिवन कंटेनर भी बनाया किसने है? जापान ने ही बनाया। ऐसा ही एक और बड़ा कंटेनर, बड़े शिप हैं, वो भी उन्होंने ही बनाया। अब यदि कल को और बड़े लेवल पर यदि ऐसा हो जाए तो बहुत बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। तो जापान क्या सोच रहा है कि यूरोप से सीधा रशिया होते हुए, रशिया से अच्छे संबंध हैं लगभग जापान के, रशिया के ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग का प्रयोग करके सीधे जापान में कंटेनर को मंगवा लिया जाए, बजाय कि पूरा मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर से होते हुए, सुएज कैनाल से होते हुए, लाल सागर से होते हुए, चाइना के नीचे से होते हुए, साउथ चाइना सी से होते हुए फिर आए, इसकी बजाय सीधा इसका प्रयोग कर लिया जाए। या फिर जापान क्या सोच रहा है, सऊदी जो रशिया है, साइबेरिया का एरिया, ऊपर से आर्कटिक ओशन की मदद से ऊपर से ही कंटेनर को ला दिया जाए। तो दिस इज द टू पॉलिसीज। ये सजेस्ट किया है, एवर गिवन नाम का कंटेनर फंस गया था, उसके बाद सभी देशों ने कुछ अल्टरनेटिव प्लान्स, विकल्प की घोषणा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बड़े ध्यान से सुनिए। एवर गिवन जो कार्गो जहाज था उसे शुई किशन काशा नाम के ही जापान की एक कंपनी ने बनाया था। इज इट क्लियर? और इस अवरोध ने जापान के सुएज मार्ग की कमजोरियों को उजागर कर दिया कि सुएज मार्ग में कमजोरी है, एक समय पर एक ही जहाज आता है और बड़ा जहाज एक फंस गया तो 4-4, 5-5 दिन, आगे वाले हो सकता है कि 10-10 दिन फंस जाए। इज इट क्लियर? तो जापान के लिए 2 संभावित विकल्प हैं। पहला है रूस पर निर्भर हो सकता है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, और दूसरा है समुद्री मार्ग जो कि नॉर्थ सी की मदद से होता हुआ आ जाए, है ना, आर्कटिक ओशन जो उत्तरी ध्रुव में है। तो ये जो प्रस्तावित लक्ष्य है, मई 2018 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी बोला था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑन नेशनल गोल एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द रशियन फेडरेशन पर हस्ताक्षर हुए थे। इस प्रकार के लक्ष्य वो भी चाहता है क्योंकि रशिया की भी कमाई हो जाएगी। और इस सब को करने के लिए आर्कटिक में तो हमेशा बर्फ जमी रहती है मोस्ट ऑफ द ईयर, लगभग 8 से 10 महीने, तो उसके लिए आइस ब्रेकर की आवश्यकता होगी। तो आइस ब्रेकर, इसके बावजूद जापान इस क्षेत्र के माध्यम से जहाज को बढ़ा रहा है और वो 2019 में 87 ऐसे जहाज को सीधा ऊपर से यूरोप से आ जाए, तो ये एक नियरेस्ट मार्ग होगा। इज इट क्लियर? ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग आपको जरूर याद रखना है। ट्रांस साइबेरियन व्लादिवोस्टॉक, है ना, मॉस्को होता हुआ, व्लादिवोस्टॉक से होता हुआ ये जापान तक पहुंचता है। ठीक है, तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग आपको जरूर याद रखना है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है, और आगे हम लोग 11 मई को क्यों मनाते हैं, आपके लिए एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं। फॉर व्हाट वी हैड डन, हमने ऐसा क्या किया था कि 11 मई को हम लोग मनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ऐसा क्या कारण है, राइट? ये आपको जरूर बताना है।
तो दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मैं कंटेंट PDF अपलोड कर दूंगा। दोनों क्लासेस की सुबह वाली क्लास डेली 11 AM पर तो आती ही है और सभी फैकल्टीज़ की क्लासेस भी आती रहेंगी। आप अपने दोस्तों में स्टेटस पर शेयर कर लीजिए, राइट। कोई भी डाउट है, डिलेमा है, आप नीचे मेरा जो नंबर चल रहा है वहाँ पर पूछ सकते हैं पर्सनली। सो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइज, एन्जॉय योर लाइफ। एनी सजेशन इफ यू वांट टू गिव मी, प्लीज contact me on this. So मोनू सिंह, अंजलि, रोहित कुमार एंड ऑल ऑफ यू गाइज, आप सभी का स्वागत है। एंजॉय योर लाइफ, बट स्टे हेल्दी, इम्यूनिटी इंप्रूव करके रखिए, घर बैठे एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए।